गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो लास्ट क्लास में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे ऑर्गल आरेख के बारे में। ऑर्गल एनर्जी जो लेवल डायग्राम होता है वो क्या होता है। उसके बाद में हमने D1 और D9 जो अवस्था है उसके लिए ऑर्गल ऊर्जा स्तर जो आरेख हैं उनके बारे में यहाँ पे हम अध्ययन कर रहे थे। और लास्ट क्लास में हमने ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, इस प्रकार का डायग्राम हमने रिप्रेजेंट किया था। और ये जो डायग्राम है यहाँ पे, ये डायग्राम किसका डायग्राम है। यहाँ पे अष्टफलकीय क्षेत्र में D1 विन्यास के लिए ऑर्गल ऊर्जा स्तर आरेख। अष्टफलकीय क्षेत्र में D1 विन्यास के लिए ये ऑर्गल ऊर्जा स्तर आरेख का रिप्रेजेंटेशन है। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया था, और वो एग्जाम्पल कौन सा लिया था। यहाँ पे अपन ने TiH2O6 से TiH2O6 और इस पर ऊपर चार्ज कितना था, यहाँ पे 3+ था। यहाँ से Ti कौन सी अवस्था में था, +3 अवस्था में था। और यहाँ से तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो हमें क्या प्राप्त हो रहा था, D1 यहाँ से प्राप्त हो रहा था। इसका जो टर्म सिंबल हमने प्राप्त किया था वो टर्म सिंबल यहाँ से हमें कितना प्राप्त हुआ था, इसका 2D यहाँ पे प्राप्त हुआ था। इसके बाद हमने यहाँ पे कल की क्लास में, क्योंकि अष्टफलकीय क्षेत्र है, अष्टफलकीय क्यों है ये, क्योंकि इसमें केंद्रीय धातु जो परमाणु हैं, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ यहाँ पे 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं। और केंद्रीय धातु परमाणु के साथ यदि 6 लिगेंड जुड़े हुए रहते हैं तो अष्टफलकीय क्षेत्र में होता है। और यदि 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं तो चतुष्फलकीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके बाद में हमने ये आरेख इसमें बना लिया था कल की क्लास में, अष्टफलकीय क्षेत्र में D1 विन्यास के लिए ऑर्गल ऊर्जा स्तर आरेख। अब देखिए जो आरेख है, ये आरेख क्या बताता है। यहाँ जो T2G है, 2T2G, यहाँ पर ये जो है 2T2G, 2T2G जो है ये निम्नतम ऊर्जा अवस्था स्तर है। ये क्या है यहाँ 2T2G, ये इसकी निम्नतम ऊर्जा अवस्था स्तर है। इसी प्रकार यहाँ से 2Ag जो है ये क्या है, इसका उत्तेजित ऊर्जा स्तर है। तो ये निम्नतम ऊर्जा स्तर है इसका। ये कौन सा ऊर्जा स्तर है, उच्चतम ऊर्जा स्तर है। अब यहाँ पे जो 2D, अब यहाँ पे जो ये 2D पद है, ये 2D जो पद है इसका जो विभाजन है वो D कक्षकों के विभाजन जैसा ही हमें प्राप्त होता है, जिसमें D कक्षक जो होता है उसमें अष्टफलकीय क्षेत्र में T2G, अष्टफलकीय क्षेत्र में T2G एवं Ag ऊर्जा स्तरों में क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। क्रिस्टलीय क्षेत्र की जो प्रबलता है उसके साथ साथ यहाँ अर्थात DQ को मानों के साथ में ऊर्जा स्तरों के मध्य में जो ये अंतर होता है इसका मान भी यहाँ पे इंक्रीज होता जाता है। अर्थात DQ के मान के लिए, DQ का जो मान है इसके मान के लिए एनर्जी के मान के सापेक्ष ये जो ऊर्जा स्तर हैं, इन ऊर्जा स्तरों के मध्य में ये जो गैप है, इस गैप का मान भी यहाँ पे क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। तो यहाँ से ये इसकी कौन सी स्टेट होगी, इसको हम क्या कहते हैं, निम्नतम ऊर्जा स्तर। ये क्या कहलाता है यहाँ, निम्नतम ऊर्जा स्तर। ये निम्नतम ऊर्जा स्तर यहाँ पे कहलाता है।
और ये यहाँ पे क्या कहलाता है, उच्चतम ऊर्जा स्तर। निम्नतम जो ऊर्जा स्तर है इसको हम क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट कहते हैं। और उच्चतम जो ऊर्जा स्तर है इसको हम क्या कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट के नाम से इसको जानते हैं। तो यहाँ पे 2T2G इसकी निम्नतम ऊर्जा स्तर है, ग्राउंड स्टेट है। और 2AG इसकी उच्चतम ऊर्जा स्तर है, एक्साइटेड स्टेट है। DQ के सापेक्ष यहाँ पे से एनर्जी का जो ये मान है, ये एनर्जी है, यहाँ पे एनर्जी का जो मान है इसके सापेक्ष जो ये ऊर्जा स्तर है, इनके मध्य में जो दूरी का मान है, डिस्टेंस का मान है, वो यहाँ पे इंक्रीज होता जाता है। तो आगे देखिए, यहाँ से यहाँ 2T2G ये जो पद यहाँ पे लिखा हुआ है इसको आप यहाँ से किस प्रकार से रिटर्न कर सकते हो, 2T2G इसको इस प्रकार से रिटर्न करना आपको। यहाँ 2T2G निम्नतम ऊर्जा स्तर है, बताया मैंने आपको कि यहाँ पे जो स्तर है 2T2G ये कौन सा ऊर्जा स्तर है, निम्न ऊर्जा स्तर है। और यहाँ पे जो 2AG है इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, 2AG। 2AG जो है ये कौन सा ऊर्जा स्तर है, यहाँ पे उच्च ऊर्जा स्तर है। और यहाँ पे ये कौन सा पद है, यहाँ पे 2D ये पद है। यहाँ पे 2D पद का ये है विभाजन जो होता है ये कौन से कक्षकों के अकॉर्डिंग होता है, D कक्षकों के विभाजन जैसा यहाँ पे ये होता है। और D जो कक्षक होते हैं उनका अष्टफलकीय क्षेत्र में किस किस में विभाजन होता है, T2G, T2G और AG में क्या होता है, यहाँ पे ऊर्जा स्तरों में यहाँ पर उनका क्या होता है, विभाजन यहाँ पे होता है। और क्रिस्टलीय क्षेत्र की जो प्रबलता है, DQ का जो मान है, ऊर्जा स्तर ऊर्जा जो है उसके सापेक्ष में ऊर्जा स्तर जो होते हैं उनके मध्य ऊर्जा का जो अंतर होता है वो क्या होता जाता है, यहाँ पे इंक्रीज होता जाता है। तो इस डायग्राम के माध्यम से आप इसमें यही बताओगे कि यहाँ 2T2G जो निम्नतम ऊर्जावस्था है, 2AG यहाँ पे उत्तेजित ऊर्जावस्था है, 2D पद जो है उसका जो विभाजन है D कक्षकों जैसा होता है। D जो कक्षक होते हैं उनमें अष्टफलकीय क्षेत्र में विभाजन T2G से AG में होता है। और क्रिस्टलीय क्षेत्र की प्रबलता के साथ जो ऊर्जा का मान है अर्थात ऊर्जा जो स्तर है इनके मध्य में जो ऊर्जा का अंतर होता है उसका मान यहाँ पे इंक्रीज होता जाता है। अब यहाँ पे ये तो था D1 अष्टफलकीय विन्यास के लिए यहाँ पे ओर्गल आरेख। ये फर्स्ट जो ओर्गल आरेख हमने पढ़ा ये किसके लिए पढ़ा, अभी हमने D1 अष्टफलकीय क्षेत्र के लिए ओर्गल ऊर्जा स्तर आरेख। अब यहाँ पे हम अगला जो ओर्गल ऊर्जा स्तर आरेख यहाँ पे पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे, D9 अष्टफलकीय क्षेत्र के लिए। तो देखिए D9 जो अष्टफलकीय क्षेत्र है, नेक्स्ट हम यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं D9 अष्टफलकीय संकुल के लिए ओर्गल ऊर्जा स्तर आरेख। तो यहाँ से देखिए D9 जो अष्टफलकीय संकुल है इसके ओर्गल आरेख को एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। और वो एग्जाम्पल यहाँ पे हम कौन सा ले रहे हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिया, इसको आप इस प्रकार से रिटर्न करना, CuH2O6 इसकी पावर ये कितना हो गया प्लस और ये 2।
तो यहाँ पे D9 जो अष्टफलकीय संकुल है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, अर्थात D9 अष्टफलकीय विन्यास के लिए ओर्गल ऊर्जा स्तर आरेख को समझने के लिए अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं CuH2O6 2+। अब यहाँ पे जो ये अपन ने कॉम्प्लेक्स लिया है इसमें जो ये Cu है ये कौन सी फॉर्म में है, यहाँ पे Cu+2 की फॉर्म में है। और जब यहाँ से इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिटर्न करते हैं तो यहाँ से इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हमें क्या प्राप्त होता है, D9 यहाँ से हमें क्या होता है, ये प्राप्त होता है। D9 हमें यहाँ से क्या होता है, प्राप्त होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे D9 अष्टफल की ओर्गल आरेख का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए यहाँ से हम एक इस प्रकार का एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें केंद्रीय जो धातु परमाणु है उसका इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो D9 प्रकार का हो। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया CuH2O6 कॉम्प्लेक्स और +2। यहाँ पे Cu जो है Cu+2 की फॉर्म में है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, D9 यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ से इसके बाद में आपको इसमें क्या ध्यान रखना है कि जब कोई भी उपकोष हो आधे से अधिक भरा हुआ हो तो उसमें भरे हुए कक्षकों की तुलना में रिक्त जो कक्षक होते हैं या छिद्र की जो संख्या होती है उसके अनुसार संकुल के आरेख की हम यहाँ से क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। तो यहाँ से आपको इसमें ध्यान रखना है, यदि कोई भी उपकोष है यदि आधे से अधिक भरा हुआ है तो उसके भरे हुए कक्षकों की तुलना में उसमें जो रिक्त कक्षक होते हैं अर्थात जो छिद्र होते हैं, होल्स की जो संख्या होती है उस होल्स की संख्या के अनुसार यहाँ पे हम ओर्गल आरेख की क्या करते हैं, यहाँ पे हम व्याख्या करते हैं। तो देखिए जब कोई उपकोष आधे से अधिक भरा हुआ हो, कोई भी उपकोष हो जो कि आधे से अधिक भरा हुआ हो तो उसमें जो कक्षकों की जो तुलना है उसमें भरे हुए कक्षकों की तुलना में जो रिक्त कक्षक हैं अर्थात छिद्रों की जो संख्या है उसके अनुसार हम वहाँ पे उस संकुल की क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। इस प्रकार D9 विन्यास को एक ऐसे पूर्ण रूप से भरे हुए सममित इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास है वो माना जाता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन के स्थान पर यहाँ पे क्या आ जाती है, एक वैकेंसी आ जाती है। एक इलेक्ट्रॉन के स्थान पे इसमें क्या आ जाती है, एक होल आ जाता है इसमें, अर्थात एक वैकेंसी यहाँ पे आ जाती है। तो D9 जो विन्यास है इसमें पूर्ण रूप से भरे हुए सममित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसको माना जाता है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन के स्थान पर क्या आ जाती है, एक रिक्ति का या छिद्र यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ से देखिए इस प्रकार D9 विन्यास को एक ऐसे पूर्ण रूप से भरे हुए क्या माना जाता है, सममित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे माना जाता है जिसमें एक जो इलेक्ट्रॉन होता है उस एक इलेक्ट्रॉन के स्थान पे क्या आ जाती है, एक रिक्ति का अर्थात एक छिद्र यहाँ पे आ जाता है। अब इसमें अगली बात आपको ध्यान रखनी है कि अष्टफलकीय क्षेत्र में जो D कक्षक होते हैं उनमें निम्न ऊर्जा का जो कक्षक होता है वो कौन सा होता है, T2G होता है और उच्च ऊर्जा का जो कक्षक होता है वो कौन सा होता है, Eg होता है। तो यहाँ से अष्टफल की जो क्षेत्र होता है उसमें D कक्षक दो भागों में विभाजित हो जाता है
T2G एंड Eg। T2G उच्च ऊर्जा का कक्षक होता है और Eg क्या होता है, निम्न ऊर्जा का यहाँ कक्षक होता है। इसलिए यहाँ पे अपन ने जो संकुल लिया था CuH2 6 2+, इसमें Cu2+ का जो विन्यास है वो क्या होगा यहाँ पे 2T2G। इसको हम इस प्रकार से रिटर्न करेंगे। देखिए ये जो दिया हुआ है इसको आप इस प्रकार से रिटर्न करना 2Tg6 और ये 3, इस प्रकार से आपको इसको रिटर्न करना है। तो Cu2+ का जो विन्यास है वो हमें यहाँ से क्या प्राप्त होगा, हमें यहाँ से प्राप्त होगा T2G6 Eg3, जबकि Ti3+ का विन्यास यहाँ से क्या होगा, Cu2+ का विन्यास तो ये हो गया और यहाँ पे Ti+ जो 3 है उसका विन्यास यहाँ से क्या होगा T2G, तो ये क्या हो गया यहाँ से T2G 1 T2G तो 1 हो गया और Eg कितना हो गया 0। यहाँ पे Ti3+ का विन्यास हमें प्राप्त होगा। इस प्रकार यहाँ से D1 विन्यास में जो इलेक्ट्रॉन हैं निम्न ऊर्जा वाले T2G कक्षक में होते हैं, जबकि D9 जो विन्यास है इसमें Eg स्तर में एक छिद्र होता है। इसलिए यहाँ पे जो D1 विन्यास में इलेक्ट्रॉनों का जो संक्रमण होता है वो T2G ऊर्जा स्तर से Eg ऊर्जा स्तर में होता है, लेकिन वहीं D9 जो विन्यास है उसमें एक छिद्र का स्थानांतरण Eg ऊर्जा स्तर से T2G ऊर्जा स्तर में हो जाता है। इसलिए D9 विन्यास का ओर्गल जो आरेख है D1 विन्यास की ओर्गल आरेख से एकदम विपरीत होता है। इसलिए यहाँ से D1 जो विन्यास होता है उसके ओर्गल आरेख से D9 जो ओर्गल आरेख होता है वो एकदम क्या होता है, विपरीत यहाँ पे पाया जाता है। और अष्टफलकीय D1 विन्यास के लिए इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण है वो 2T2G से 2Eg में होता है, लेकिन अष्टफलकीय D9 विन्यास के लिए छिद्र का जो स्थानांतरण है मैंने बताया ये एकदम विपरीत होता है इसके, और किधर से किधर होता है 2Eg से 2T2G में यहाँ पे इसका स्थानांतरण होता है। तो देखिए इसको आगे, इस प्रकार D1 विन्यास में इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा वाले T2G कक्षक में होते हैं। तो D1 जो विन्यास में इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किस में होते हैं, निम्न ऊर्जा वाला जो T2G कक्षक होता है उसमें होते हैं। लेकिन जो D9 विन्यास होता है, D9 विन्यास में Eg ऊर्जा स्तर में क्या होता है, एक छिद्र इसमें पाया जाता है, जिससे यहाँ पे जहाँ D1 विन्यास में इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण, D1 जो विन्यास है ये D1 है, D1 जो विन्यास है यहाँ पे D1 विन्यास में इलेक्ट्रॉनों का जो संक्रमण है वो कहाँ से कहाँ होता है, T2G स्तर से Eg में होता है। लेकिन D9 जो विन्यास उसमें छिद्र का जो स्थानांतरण होता है वो इसके विपरीत होता है, Eg ऊर्जा स्तर से किस में होता है, यहाँ पे T2G में होता है। Eg ऊर्जा स्तर से किस में हो जाता है, इसमें T2G में यहाँ पे हो जाता है। इसलिए यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि D9 जो विन्यास है उसका जो ओर्गल आरेख है वो D1 जो विन्यास है ये D1 है, यहाँ पे D1 जो विन्यास है उसका जो ओर्गल आरेख प्राप्त होता है हमें उससे एकदम क्या होता है, यहाँ पे विपरीत प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ पे अष्टफलकीय जो D1 विन्यास है उसके लिए इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण यहाँ पे होता है
D1 विन्यास के लिए अष्टफलकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों का जो यहाँ पे स्थानांतरण होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, 2T2G। 2T2G से यहाँ पे किस में होता है, 2Ag में इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। लेकिन D9 जो अष्टफलकीय क्षेत्र होता है इसमें जो इलेक्ट्रॉनों का होल्स का क्षेत्र का जो स्थानांतरण होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, 2Ag से किस में होता है, यहाँ पे 2T2G में यहाँ पे होल्स का क्या होता है, स्थानांतरण पाया जाता है। तो यहाँ से आगे देखिए इसको, यहाँ से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण है D1 अष्टफलकीय विन्यास के लिए वो कहाँ से कहाँ तक होता है, 2T2G। ये जो है इसको आप इस प्रकार से रिटर्न कर सकते हो। इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 2T2G। 2T2G से किस में हो रहा है, यहाँ पे 2Eg। D1 अष्टफलकीय जो विन्यास है इसमें जो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण है वो कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, 2T2G से 2Ag में हो रहा है। लेकिन जो अष्टफलकीय D9 जो विन्यास है उसके लिए मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण ना होकर किसका स्थानांतरण होता है, यहाँ पर छिद्र का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। और यहाँ पे जो स्थानांतरण होता है वो किस प्रकार से होता है, 2Eg। 2Eg से किस में होता है इसका स्थानांतरण, 2Eg से 2T2G में इसका क्या होता है, स्थानांतरण यहाँ पे पाया जाता है। अब मैं यदि यहाँ पे इसके ऑर्गल आरेख की बात करूँ कि अष्टफलकीय जो क्षेत्र होता है, अष्टफलकीय क्षेत्र में D9 जो विन्यास होता है उसका जो ऑर्गल ऊर्जा स्तर आरेख होता है उसका जो निरूपण होता है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ से देखिए हम यहाँ पे D9 जो अष्टफलकीय विन्यास है उसका ऑर्गल ऊर्जा स्तर आरेख बनाते हैं। तो यहाँ से देखिए इसका जो ऑर्गल ऊर्जा स्तर आरेख होता है इस प्रकार से होता है। नीचे अपन ने यहाँ पे लिया DQ और DQ का जो मान है वो किस में लेते हैं हम, यहाँ पे सेमी इनवर्स में। इधर लिया हमने एनर्जी और एनर्जी का जो मान है वो भी हम किस में लेते हैं, यहाँ पे सेमी इनवर्स में। अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया था हमने उसका जो पद प्रतीक हमें प्राप्त हुआ था वो क्या प्राप्त हुआ था, 2D प्राप्त हुआ था। और D9 जो अष्टफलकीय विन्यास उसमें छिद्र का स्थानांतरण होता है यहाँ पे, और वो कहाँ से कहाँ तक होता है मैंने आपको बताया, 2Ag से यहाँ पे इसका जो स्थानांतरण है 2Ag से इसका जो स्थानांतरण वो कहाँ पे होता है, 2T2J में होता है। यहाँ पे जो गैप कहलाता है इसका, इस गैप का मान यहाँ पे कितना प्राप्त होता है, +0.4। अष्टफलकीय है तो इसको क्या लिख देंगे हम, डेल नोट। ये जो मान प्राप्त होगा ये कितना प्राप्त होगा, 0.6 डेल नोट। तो ये जो ऊर्जा स्तर आरेख हमें प्राप्त हुआ है, ऑर्गल जो आरेख हमें प्राप्त हुआ है, ये ऑर्गल आरेख किसका ऑर्गल आरेख है। इसमें सबसे पहले हमने DQ लिया सेमी इनवर्स में,
इधर हमने क्या लिया, एनर्जी लिया सेमी इनवर्स में। एक हमने एग्जाम्पल लिया था इसको समझने के लिए, CuH2O6 2+, उसका पद प्रतीक यहाँ पे 2D हो गया। और ये जो पद प्रतीक है ये किस प्रकार से हम निकालते हैं, इसको मैंने लास्ट क्लास में अब आपको बताया था कि जो टर्म सिंबल हैं वो हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। वे 2D हो गया। अब यहाँ से इसका जो विपाटन है 2 भागों में हो गया। नॉर्मली अष्टफल के जो संकुल होते हैं उसमें विपाटन T2G से AG में होता है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण ना होकर किसका स्थानांतरण हो रहा है, होल्स अर्थात छिद्र का स्थानांतरण हो रहा है। इसलिए यहाँ से D1 अष्टफल की जो विन्यास हमें प्राप्त हुआ था उसके एकदम विपरीत हमें ये विन्यास प्राप्त होगा। और यहाँ से जो होल्स का स्थानांतरण होगा, छिद्र का जो स्थानांतरण होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, 2AG से कहाँ होगा, 2T2G में होगा। ये जो गैप है इनके मध्य में, ये जो मान है और इसके सापेक्ष E के सापेक्ष और DQ का जो मान है, इनमें जो ये ऊर्जा स्तर है इनका बीच के मध्य की जो डिस्टेंस है इसका मान यहाँ पे इंक्रीज होता जाता है। और यहाँ से ये जो मान है कितना प्राप्त होता है हमें, +0.4 डेल नॉट। और ये जो मान है हमें कितना प्राप्त होता है, -0.6 डेल नॉट। ये जो ऊर्जा स्तर आरेख हमें प्राप्त हुआ है ये किसका ऊर्जा स्तर आरेख है। इस आरेख के नीचे आपको रिटर्न करना है डायग्राम, और उसमें क्या लिखना है, अष्टफलकीय क्षेत्र में D9 विन्यास के लिए ओर्गल ऊर्जा स्तर आरेख। अष्टफलकीय क्षेत्र में D9 विन्यास के लिए ओर्गल ऊर्जा स्तर आरेख। इस डायग्राम को आप यहाँ से भी मेंशन कर सकते हो। ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ये डायग्राम यहाँ पे किसका डायग्राम है, D9 अष्टफल की जो विन्यास है, D9 जो अष्टफल के क्षेत्र होता है उसके लिए जो ओर्गल ऊर्जा स्तर आरेख होता है वो किस प्रकार से हमें प्राप्त होता है। तो इस डायग्राम को आप यहाँ से अगर फिल नहीं करते हो तो यहाँ से आपको ये डायग्राम बना देना है। तो देखिए D1 मैंने आपको बताया था कि आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस में D1 और D9 अष्टफल के विन्यास के लिए एंड चतुष्फल के विन्यास के लिए ओर्गल आरेख दिए हुए हैं। तो हमने अभी तक D1 अष्टफल की ओर्गल आरेख और D9 अष्टफल की ओर्गल आरेख के बारे में यहाँ पे अध्ययन किया। D9 जो अष्टफल की आरेख है उसमें हमने किसका उदाहरण लिया, CuH2O6 2+ का उदाहरण लिया। और D1 जो अष्टफल की संकुल है उसमें हमने किसका एग्जाम्पल लिया था, TiH2O6 3+ का यहाँ पे क्या लिया, उदाहरण हमने लिया था। इसके बाद में देखिए हमने यहाँ पे अध्ययन कर लिया अष्टफलकीय क्षेत्र D1 और D9 के लिए ओर्गल ऊर्जा स्तर आरेख। अब यहाँ से हम नेक्स्ट अध्ययन करेंगे चतुष्फलकीय जो क्षेत्र होते हैं D1 और D9 जो विन्यास होता है उसके लिए चतुष्फलकीय ओर्गल जो ऊर्जा स्तर आरेख है उसका हम निरूपण किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए D1 और जो D9 ओर्गल आरेख होते हैं ये चतुष्फल के क्षेत्र में किस प्रकार से बनते हैं इसको मैंने आपको लास्ट क्लास से पहले वाली क्लास में आपको बताया था। 1946 D1 D9 D4 और D6 16 राइट में होंगे। उस डायग्राम के अकॉर्डिंग मैंने आपको इसमें अष्टफलकीय के लिए भी ओर्गल आरेख बना के बताया था और चतुष्फलकीय के लिए भी आपको ओर्गल आरेख बना के बताया था।
इसमें एक अंतर आपको और ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए जो अष्टफलकीय के लिए अपन यहाँ पे ओर्गल आरेख बना रहे हैं, तो इसमें हम यहाँ पे AG लिख रहे हैं, क्या रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे AG और यहाँ पे T2G। लेकिन जब यहाँ पे हम चतुष्फलकीय क्षेत्र के लिए ओर्गल आरेख का निरूपण करेंगे तो यहाँ से AG ना लिखकर हम कैपिटल A लिखेंगे, T2G ना लिखकर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कैपिटल T2 लिखेंगे। तो यहाँ पे अंतर ध्यान रखना आपको। अष्टफलकीय जो डायग्राम होगा, चतुष्फलकीय जो डायग्राम होगा उसमें AG इसको ना लिखकर क्या लिखते हैं हम, इसको 2E लिखते, और इसको 2T2G को किस प्रकार से लिखते, इसको हम 2T2 यहाँ पे इसको लिखते। तो यहाँ पे जो G पदांक G यहाँ पे लगा हुआ है, इस पदांक G को चतुष्फलकीय ओर्गल आरेख रिप्रेजेंट करते समय इसको यहाँ से हटा दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए अष्टफलकीय में यहाँ पे हम 2AG लिखते हैं, 2T2G लिखते हैं। लेकिन जो चतुष्फलकीय ओर्गल आरेख होता है, चतुष्फलकीय ओर्गल आरेख में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2E लिखेंगे और 2T2 यहाँ पे क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं। तो देखिए आगे इसको चतुष्फलकीय क्षेत्र के लिए यहाँ पे अब हम अध्ययन करेंगे चतुष्फलकीय क्षेत्र में। चतुष्फलकीय क्षेत्र में T2 कक्षकों की तुलना में AG कक्षकों की ऊर्जा जो होती है वो कम होती है। अब देखिए अष्टफलकीय जो क्षेत्र था उसमें मैंने आपको बताया था कि T2G जो कक्षक होते हैं उनकी ऊर्जा का मान AG कक्षक की तुलना में क्या होता है, T2G की ऊर्जा का मान ज़्यादा होता था, AG की ऊर्जा का मान क्या होता था, कम होता था। लेकिन चतुष्फलकीय जो क्षेत्र होता है उसमें T2 कक्षकों की तुलना में जो AG कक्षकों की, अष्टफलकीय क्षेत्र में यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो T2G जो कक्षक हैं उनकी ऊर्जा का मान कम होता है, AG कक्षकों की ऊर्जा का मान अधिक होता था। लेकिन चतुष्फलकीय जो क्षेत्र होते हैं उनमें T2G जो कक्षक हैं उनकी तुलना में AG कक्षकों की जो ऊर्जा है उसका मान यहाँ पे कम पाया जाता है। यही कारण होता है कि D1 जो विन्यास है उसके लिए चतुष्फलकीय क्षेत्र में ऊर्जा स्तर आरेख अष्टफलकीय जो क्षेत्र होता है उसके क्या होता है, विपरीत होता है। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन करे कि D1 विन्यास के लिए चतुष्फलकीय क्षेत्र की ऊर्जा स्तर आरेख अष्टफलकीय क्षेत्र के आरेख से बिल्कुल विपरीत होता है। क्यों होता है, क्यों होता है? तो इसका जो रीज़न होगा वो क्या दोगे आप, क्योंकि यहाँ पे चतुष्फलकीय क्षेत्र में T2G कक्षकों की तुलना में AG कक्षकों की जो ऊर्जा होती है उसका मान क्या होता है, कम होता है। इसलिए D1 विन्यास के लिए चतुष्फलकीय क्षेत्र में ऊर्जा स्तर आरेख अष्टफलकीय क्षेत्र की आरेख से विपरीत होते हैं। अब इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि चतुष्फलकीय संकुल जो होते हैं, चतुष्फलकीय जो संकुल होते हैं उसमें सममितीय केंद्र नहीं पाए जाते हैं, और सममितीय केंद्र उनमें नहीं पाए जा रहे हैं तो यहाँ पे पदांक जो है G ये नहीं लगाया जाता है। आपको मैंने इसमें बताया था कि यहाँ पे अष्टफलकीय जो है इसमें इसको किससे लिखते हैं, 2EG से लिखते हैं। लेकिन चतुष्फलकीय में जब इसको हम रिटर्न करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2E लिखेंगे। इसी प्रकार इसको क्या लिखेंगे अपन, 2T2 इस प्रकार से लिखेंगे चतुष्फलकीय में। यहाँ पे G क्यों नहीं लगाया जाता है, यहाँ पर जो ये पदांक है G ये क्यों नहीं लगाया जाता है, ये इसलिए नहीं लगाया जाता है क्योंकि जो चतुष्फलकीय संकुल होते हैं, चतुष्फलकीय संकुलों में जो सममितीय केंद्र होते हैं वो सममितीय केंद्र यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं। इसलिए यहाँ पे पदांक जो होता है G वो नहीं लगाया
जाता है। अब यहाँ पे हम चतुष्फलकीय D1 और D9 जो विन्यास है उसके लिए संयुक्त ऊर्जा स्तर ओर्गल आरेख यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे चतुष्फलकीय D1 और D9 विन्यास के लिए संयुक्त ओर्गल जो ऊर्जा स्तर आरेख होता है वो किस प्रकार से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो गया यहाँ से नीचे, यहाँ पे ओ बिंदु हो गया, ये क्या हो गया यहाँ से DQ सेमी इनवर्स हो गया, इधर भी ये क्या हो गया DQ सेमी इनवर्स, ये यहाँ पे क्या हो गया एनर्जी हो गया, और एनर्जी का जो मान है ये भी इसमें किस में हो गया ये सेमी इनवर्स। अब मैंने आपको बताया ये क्या क्या लिखेंगे, इसको 2E लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे 2T2 लिखेंगे, ये क्या हो गया 2T2 हो गया, और ये क्या हो गया 2E हो गया, और यहाँ पे ये क्या हो गया इसका पद प्रतीक 2D हो गया। अब यहाँ से देखिए यहाँ से देखिए इधर वाला ये जो भाग है, ये वाला जो भाग है इधर वाला, ये वाला भाग, ये जो ओर्गल आरेख है किसके लिए चतुष्फलकीय D1 विन्यास की। यदि वो आपसे चतुष्फलकीय D1 विन्यास की बात करता है, अर्थात कोई भी जो एग्जाम्पल होगा, कोई भी एग्जाम्पल आपको दिया हुआ होगा और उसमें D1 विन्यास है और केंद्रीय धातु जो परमाणु है उसके साथ कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं 4 लिगेंड यहाँ पे अगर जुड़े हुए हैं, तो वहाँ से इसका जो ओर्गल आरेख होगा वो किस प्रकार से यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे। इसका निम्नतम जो ऊर्जा स्तर होगा वो 2E होगा, उच्चतम जो ऊर्जा स्तर होगा वो क्या होगा 2T2 होगा। यदि आपको यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार का है D9 प्रकार का है, केंद्रीय धातु परमाणु से कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो यहाँ से उसका जो निम्नतम ऊर्जा स्तर होगा वो क्या होगा 2T2 होगा, उच्चतम ऊर्जा स्तर क्या होगा 2E होगा। तो यहाँ से इधर वाला जो ये डायग्राम है ये कौन से के लिए होगा चतुष्फलकीय D9 विन्यास के लिए। तो ये 2D हो गया। अब ये किसके लिए यहाँ पे चतुष्फलकीय, ये चतुष्फलकीय D9 विन्यास। तो चतुष्फलकीय को मैं यहाँ पे टेट्राहाइड्रल लिख देता हूँ शॉर्टकट में, ये टेट्राहाइड्रल हो गया कौन सा विन्यास के लिए D9 विन्यास के लिए, और ये इधर क्या हो गया यहाँ पे ऑक्टाहाइड्रल हो गया ये वाला ऑक्टाहाइड्रल, और कौन से विन्यास के लिए नहीं ये भी टेट्राहाइड्रल होगा, यहाँ पे टेट्राहाइड्रल D9 विन्यास के लिए, और ये क्या हो गया टेट्राहाइड्रल D1 विन्यास के लिए। तो यहाँ से देखिए 2 प्रकार के ओर्गल आरेख यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। टेट्राहाइड्रल D9 विन्यास में लेफ्ट साइड में प्राप्त होता है, और टेट्राहाइड्रल D1 जो विन्यास है वो इसकी राइट साइड में हमें प्राप्त होता है। एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है। यदि D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और केंद्रीय धातु परमाणु से 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे राइट साइड में जिस प्रकार से ओर्गल आरेख दिखाई दे रहा है इस प्रकार से होगा।
जिसमें 2E निम्न ऊर्जा स्तर और 2T2 उच्च एनर्जी स्टेट होगा। इसी के अकॉर्डिंग यदि आपको कोई भी एग्जाम्पल दिया हुआ है D9 का, केंद्रीय धातु परमाणु से 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो यहाँ से इसके लिए जब आप ऑर्गल आरेख का रिप्रेजेंटेशन करोगे तो इसकी ग्राउंड स्टेट 2T2 होगी और एक्साइटेड स्टेट 2E होगी। तो ये था आपका चतुष्फलकी D1 तथा D9 विन्यास के लिए संयुक्त ऊर्जा स्तर आरेख। तो इस आरेख के नीचे आप यहाँ पे क्या मेंशन करोगे, डायग्राम लिखोगे। उसके नीचे आपको मेंशन करना है चतुष्फल की D1 तथा D9 विन्यास के लिए संयुक्त ऑर्गल ऊर्जा स्तर आरेख। तो यहाँ से देखिए आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग भी आप इसको बना सकते हैं। ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम किसके लिए है, यहाँ पे चतुष्फलकीय D9 विन्यास के लिए और चतुष्फलकीय D1 विन्यास के लिए। ये वाला जो भाग है ये किसके लिए है, यहाँ पे चतुष्फलकीय D9 विन्यास के लिए, और ये किसके लिए है, चतुष्फलकीय D1 विन्यास के लिए। यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ और करना और एक लाइन इस तरीके से खींचना है आपको। नीचे इसमें O बिंदु लिखना है, इधर क्या लिखोगे DQ सेमी इनवर्स, और इधर भी क्या होगा ये DQ सेमी इनवर्स। तो ये क्या हो गया यहाँ से चतुष्फलकीय D9 विन्यास, और ये क्या हो गया चतुष्फलकीय D1 विन्यास। तो इस प्रकार से ऑर्गल आरेख आपको इसमें बना लेना है। और इस ऑर्गल आरेख के नीचे आपको यहाँ पे क्या मेंशन करना है, इस डायग्राम के नीचे यहाँ पे आपको मेंशन करना है, डायग्राम के नीचे क्या मेंशन करना है, अष्टफलकीय तथा चतुष्फलकीय अष्टफलकीय तथा चतुष्फलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में अष्टफलकीय नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे चतुष्फलकीय की। तो इस डायग्राम के नीचे आपको यहाँ पे क्या मेंशन करना है, चतुष्फलकीय D1 तथा D9 चतुष्फलकीय D1 तथा D9 विन्यास के लिए संयुक्त ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम। इसके नीचे आपको यहाँ पे मेंशन करना है चतुष्फलकीय D1 तथा D9 विन्यास के लिए संयुक्त ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम।
अगर ये डायग्राम आप बना रहे हो तो इसके नीचे आपको ये मेंशन करना है। अगर ये बना रहे हो तो ये मेंशन करना, आपको एक बनाना है इनमें से। और आप ये यहाँ से भी ये डायग्राम इसमें फिल कर सकते हो। ये भी किसके लिए है? चतुष्फलकीय D1 तथा D9 विन्यास के लिए ये ओर्गल आरेख है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ये ओर्गल आरेख आपका जो टॉपिक था ये यहाँ पे समाप्त होता है। तो यहाँ पे हमने ओर्गल जो आरेख है, आज के क्लास में हमने क्या क्या एक्सप्लेन किया इसमें वो देखिए, आपको कहाँ से रिटर्न करना है इसको। लास्ट क्लास में आपने ये डायग्राम बना लिया होगा। इसके बाद में आज की क्लास में आपको यहाँ से रिटर्न करना है। ये वाला जो पेज आपको दिखाई दे रहा है, सबसे पहले ये वाला पेज आपको इसमें रिटर्न कर देना है। ये पेज रिटर्न करने के पश्चात आपको नेक्स्ट जो पेज है ये वाला पेज, ये आपको यहाँ पे रिटर्न करना है। नेक्स्ट आपको ये वाला पेज इसमें रिटर्न कर देना है। नेक्स्ट आपको ये वाला पेज यहाँ से क्या करना है? रिटर्न कर देना है। नेक्स्ट आपको यहाँ से ये वाला पेज इसमें रिटर्न करना है। इसके पश्चात आपको यहाँ से ये वाला पेज इसमें रिटर्न करना है। नेक्स्ट आपको ये वाला डायग्राम इसमें बना देना है। अगर ये डायग्राम आप बना रहे हो तो यहाँ से ये डायग्राम बनाने की आवश्यकता आपको नहीं है। देखिए, अगर आप ये डायग्राम बना रहे हो इसमें तो ये डायग्राम बनाने की आवश्यकता आपको नहीं है। और अगर ये वाला डायग्राम आप यहाँ पे बना रहे हो तो ये डायग्राम आपको यहाँ पे बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो इन दोनों में से आपको एक डायग्राम बना देना है। यहाँ पे ये T2G और ये EG2E इसमें मेंशन आपको नहीं करना है क्योंकि चतुष्फलकीय के लिए होगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे ये वाला जो पेज आपको दिखाई दे रहा है, ये पेज आपको इसमें रिटर्न कर देना है। नेक्स्ट आपको इसमें ये वाला डायग्राम आपको बनाना है। और अगर ये डायग्राम आप इसमें बना रहे हो तो ये वाला जो डायग्राम है इसमें आपको यहाँ पे नहीं बनाना है। वो डायग्राम आपने बना दिया तो ये डायग्राम आपको नहीं बनाना है। इस डायग्राम के नीचे आपको ये मेंशन करना है चतुष्फलकीय D1 तथा D9 विन्यास के लिए संयुक्त ओर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम। अगर आप ये डायग्राम भी नहीं बना रहे हो तो ये वाला डायग्राम आप इसके नीचे क्या करोगे? फिल कर दोगे। ये भी किसके लिए है? चतुष्फलकीय D1 तथा D9 जो विन्यास है उसके लिए संयुक्त ओर्गल ऊर्जा स्तर आरेख। तो ये जो टॉपिक था आपका ये था ओर्गल डायग्राम। और ओर्गल जो डायग्राम है इसके अंतर्गत हमने क्या क्या अध्ययन किया? ओर्गल जो डायग्राम होता है उसकी परिभाषा के बारे में हमने यहाँ पे अध्ययन किया। उसके पश्चात ओर्गल जो आरेख है उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो किस प्रकार से किया जाता है, ओर्गल आरेख का निर्माण किन किन के मध्य में किया जाता है, कब किया जाता है, चतुष्फलकीय के लिए किस प्रकार से किया जाता है, अष्टफलकीय के लिए किस प्रकार से किया जाता है। उसके बाद में हमने इसमें पढ़ा D1 और D9 जो विन्यास है उसमें अष्टफलकीय क्षेत्र के लिए ओर्गल आरेख का निरूपण किस प्रकार से किया जाता है। D1 और D9 जो विन्यास है उसके लिए चतुष्फलकीय क्षेत्र के लिए ओर्गल आरेख का निरूपण किस प्रकार से किया जाता है। D1 D9 अष्टफलकीय, D1 D9 चतुष्फलकीय के लिए हमने प्रत्येक के लिए एग्जाम्पल लेते हुए हमने इसको एक्सप्लेन किया।
तो यहाँ पे आज का ये टॉपिक आपका समाप्त होता है, ऑर्गल डायग्राम। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे TiS263+ जो संकुल होता है उसके इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा की। तो जो TiS263+ जो संकुल होता है वो इलेक्ट्रॉनिक जो स्पेक्ट्रा है वो किस प्रकार से दर्शाता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।